आपको याद होगा आज से करीबन 2 महीने पहले महाराष्ट्र के बारामती में एक प्लेन क्रैश हुआ जिसने पूरे देश को हिलाकर रख दिया था। एक छोटा सा प्राइवेट जेट जो मुंबई से बारामती आ रहा था और कुछ ही मिनटों में जमीन से टकराकर आग के गोले में बदल गया। इस हादसे में महाराष्ट्र के डिप्टी चीफ मिनिस्टर अजीत पवार समेत कुल 5 लोगों की मौत हो गई थी। जब ये खबर सामने आई तो हर तरफ सिर्फ एक ही सवाल था, आखिर ये हुआ कैसे? कुछ लोगों ने कहा कि ये पायलट की गलती थी, कुछ का मानना था कि प्लेन में ही कोई खराबी थी, लेकिन उस वक्त किसी के पास भी अपनी बात साबित करने का कोई ठोस सबूत नहीं था। कैसे एक छोटा सा गलत फैसला इतने बड़े हादसे की वजह बना और क्या ये हादसा टाला जा सकता था? मगर इस हादसे से जुड़ा असली सच अब सामने आ चुका है। आज इस वीडियो में हम AAIB की प्रिलिमिनरी रिपोर्ट के बेसिस पर आपको 28 जनवरी 2026 को हुए अजीत पवार प्लेन क्रैश की पूरी कहानी शुरू से लेकर आखिरी तक समझाने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं। 28 जनवरी 2026 की सुबह मुंबई के छत्रपति शिवाजी महाराज इंटरनेशनल एयरपोर्ट के कोने में खड़ा एक छोटा सा प्राइवेट जेट उड़ने के लिए तैयार किया जा रहा था। ये कोई आम फ्लाइट नहीं थी, बल्कि ये एक VIP चार्टर फ्लाइट थी। इस फ्लाइट को ऑपरेट कर रही थी दिल्ली की प्राइवेट एविएशन कंपनी VSR वेंचर्स प्राइवेट लिमिटेड, और जिस एयरक्राफ्ट को इस उड़ान के लिए चुना गया था वो था बॉम्बार्डियर लेयर जेट 45 XR, जिसका रजिस्ट्रेशन था VTSS। ये एयरक्राफ्ट 15 साल पुराना जरूर था, लेकिन मेंटेनेंस रिकॉर्ड्स में भी किसी तरह की टेक्निकल खराबी का कोई संकेत नहीं था, यानी कि ओवरऑल ये फिट था, यानी कि तकनीकी तौर पर यह जेट उड़ान के लिए पूरी तरह से तैयार था। इस फ्लाइट की प्लानिंग एक दिन पहले ही शुरू हो चुकी थी। 27 जनवरी की शाम को ऑपरेटर को जानकारी मिली कि अगले दिन सुबह महाराष्ट्र के डिप्टी चीफ मिनिस्टर अजीत पवार को मुंबई से बारामती आना है। तुरंत ही बारामती एरोड्रोम ऑपरेटर से लैंडिंग की परमिशन मांगी गई और थोड़ी ही देर में परमिशन मिल भी गई, लेकिन एक शर्त के साथ कि वहां सिर्फ VFR यानी कि विजुअल फ्लाइट रूल्स के तहत ही फ्लाई किया जा सकता था। इसके बाद ऑपरेटर ने फ्लाइट प्लान फाइल किया। रूट तय हुआ मुंबई से बारामती का, और सेफ्टी के लिहाज से ऑल्टरनेटिव एयरपोर्ट्स भी तय किए गए, पुणे और मुंबई, यानी कि सब कुछ रूटीन प्रोसीजर के हिसाब से हो रहा था। कॉकपिट में कमांड संभाल रहे थे कैप्टन सुमित कपूर, उम्र 61 साल, और उनके पास करीबन 18,885 घंटों का टोटल फ्लाइंग एक्सपीरियंस था, जिसमें से लगभग 2800 घंटे से ज्यादा उन्होंने इसी लेयर जेट टाइप के एयरक्राफ्ट उड़ाए थे। उनके साथ को पायलट की सीट पर थी फर्स्ट ऑफिसर सांभवी पाठक, जिनकी उम्र सिर्फ और सिर्फ 25 साल थी। उनके पास भी करीबन 2490 घंटों का फ्लाइंग एक्सपीरियंस था और इस एयरक्राफ्ट पर ही लगभग 2200 घंटे से ज्यादा उड़ान भर चुकी थी। 28 जनवरी की सुबह करीबन 5:30 बजे टेक्नीशियंस अपनी ड्यूटी पर पहुंचे और एयरक्राफ्ट के डिपार्चर प्रिपरेशंस को शुरू किया गया। एयरक्राफ्ट में पहले से लगभग 2900 पाउंड फ्यूल मौजूद था और सेफ्टी मार्जिन बनाए रखने के लिए उसमें करीबन 2100 पाउंड फ्यूल और भरा गया। ये क्वांटिटी इस छोटे से फ्लाइट के लिए जरूरत से भी ज्यादा थी। इसके बाद एयरक्राफ्ट का लोड और ट्रिम कैलकुलेशन किया गया। टेक ऑफ वेट लगभग 19,603 पाउंड निकला, यानी वेट बैलेंस के हिसाब से भी सब कुछ बिल्कुल सही था। और सुबह लगभग 7:09 पर दोनों पायलट्स एयरक्राफ्ट के पास पहुंचे और वॉक अराउंड इंस्पेक्शन शुरू किया गया। उन्होंने एयरक्राफ्ट के हर हिस्से को बहुत ही ध्यान से देखा ताकि कोई भी विजिबल डैमेज या टेक्निकल प्रॉब्लम हो तो उसे तुरंत पकड़ा जा सके। लेकिन इंस्पेक्शन के दौरान सब कुछ नॉर्मल ही मिला और करीबन 7:38 पर पहला पैसेंजर एयरक्राफ्ट पर आया और फिर 7:59 पर वो VIP पैसेंजर भी एयरपोर्ट पहुंच गए, जिनके लिए ये पूरी की पूरी फ्लाइट अरेंज की गई थी, यानी कि महाराष्ट्र के डिप्टी चीफ मिनिस्टर अजीत पवार। थोड़ी ही देर में सभी पैसेंजर्स प्लेन में सवार हो चुके थे और प्लेन धीरे धीरे टैक्सी करते हुए रनवे की तरफ बढ़ने लगा। कुछ ही मिनटों के बाद टावर से टेक ऑफ क्लियरेंस मिल गया। 8:09 पर लेयर जेट 45 XR ने मुंबई के रनवे से उड़ान भर ली। ATC ने उन्हें क्लाइंब क्लियरेंस दिया और एयरक्राफ्ट को फ्लाइट लेवल यानी कि लगभग 19,000 फीट की ऊंचाई तक जाने की अनुमति दी गई। उस समय तक फ्लाइट पूरी तरह से रूटीन थी। कॉकपिट में किसी तरह की कोई इमरजेंसी नहीं थी। इंजन स्मूथली काम कर रहे थे, इंस्ट्रूमेंट्स नॉर्मल रीडिंग्स दिखा रहे थे और मौसम भी ऐसा नहीं था कि कोई खतरा महसूस हो। करीबन 8:15 बजे प्लेन ने पुणे ATC के साथ में कांटेक्ट किया और उस समय एयरक्राफ्ट अपने तय अल्टीट्यूड की ओर क्लाइंब कर रहा था और थोड़ी देर बाद पायलट्स ने पुणे कंट्रोलर को बताया कि वो बारामती से लगभग 38 माइल्स दूर है। ये सुनते ही पुणे ATC ने एयरक्राफ्ट को आगे की डिसेंट क्लियरेंस दे दी। उनसे कहा गया कि एयरक्राफ्ट को नीचे 6000 फीट तक उतारा जाए और जब बारामती टावर के साथ कांटेक्ट हो जाए तो इसकी जानकारी उन्हें भी दी जाए। अब एयरक्राफ्ट अपने डेस्टिनेशन के करीब धीरे धीरे पहुंच रहा था। कॉकपिट में दोनों पायलट्स लैंडिंग प्रिपरेशन शुरू कर चुके थे। कुछ ही देर में पायलट्स ने पुणे ATC को बताया कि वो बारामती टावर के साथ VHF रेडियो कांटेक्ट में आ चुके हैं। इसके बाद पुणे कंट्रोलर ने उन्हें ऑफिशियली बारामती टावर के हवाले कर दिया। यही वो मोमेंट था जहां से इस फ्लाइट का सबसे क्रिटिकल फेज शुरू होने वाला था। अब इस दौरान एयरक्राफ्ट धीरे धीरे क्रूजिंग एल्टीट्यूड से नीचे उतरता है और रनवे की ओर अलाइन करता है।
एविएशन की दुनिया में ज्यादातर एक्सीडेंट्स इसी फेज में होते हैं, क्योंकि इसी दौरान पायलट्स को कम समय में कई क्रिटिकल फैसले लेने पड़ते हैं। करीबन 8:19 पर प्लेन ने बारामती टावर से कांटेक्ट किया और पायलट ने रेडियो पर कहा, बारामती टावर VTSS के। टावर ने तुरंत जवाब दिया और दोनों के बीच कम्युनिकेशन शुरू हो गई। उस समय एयरक्राफ्ट करीबन 10,000 फीट के एल्टीट्यूड से नीचे उतर रहा था। टावर ने उनसे उनकी डिस्टेंस पूछी। पायलट ने जवाब दिया, लगभग 30 माइल्स इनबाउंड, यानी कि एयरक्राफ्ट रनवे से लगभग 55 किलोमीटर की दूरी पर था और धीरे धीरे लैंडिंग के लिए अप्रोच कर रहा था। बारामती एयरफील्ड पर उस समय रनवे 11 एक्टिव था और हवा लगभग शांत थी। लेकिन इसके तुरंत बाद कॉकपिट से एक ऐसी रिक्वेस्ट आई जिसने ATC को भी थोड़ी देर के लिए चौंका दिया। पायलट ने कहा, रनवे 29 रिक्वेस्ट कर रहे हैं। बारामती का रनवे 11 और 29 दोनों डायरेक्शंस में इस्तेमाल किया जा सकता है। ATC ने कुछ सेकंड सोचा और फिर परमिशन दे दी। रॉजर, रनवे 29 अप्रूव्ड। लेकिन कुछ ही मिनटों के बाद कॉकपिट से फिर रेडियो कॉल करके कहा गया, रिक्वेस्टिंग रनवे 11 ओनली फॉर यूज। मतलब पायलट्स ने अपना फैसला बदल दिया था और अब वो फिर से वही रनवे इस्तेमाल करना चाहते थे जो ATC ने पहले उन्हें बताया था, यानी कि रनवे 11। टावर ने इस बार भी परमिशन दे दी। रॉजर, रनवे 11 अप्रूव्ड। 8:31 पर कॉकपिट से एक और सवाल किया गया, रिक्वेस्टिंग करंट विजिबिलिटी। ये सवाल सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट था, क्योंकि बारामती एक ऐसा अनकंट्रोल्ड एयरफील्ड है जहां मॉडर्न नेविगेशन सिस्टम्स या इंस्ट्रूमेंट लैंडिंग मौजूद नहीं है। यहां इंस्ट्रूमेंट लैंडिंग सिस्टम यानी कि ILS या मॉडर्न अप्रोच गाइडेंस सिस्टम उपलब्ध नहीं है। पायलट्स को लैंडिंग पूरी तरह से विजुअल रेफरेंस पर करनी पड़ती है। इसके अलावा इन्वेस्टिगेशन में यह भी सामने आया कि रनवे मार्किंग्स काफी हद तक धुंधली हो चुकी थी। इतना ही नहीं, रनवे 11 की दिशा में विंड शॉक भी मौजूद नहीं था, जो कपड़े का एक लंबा सा कोन होता है और हवा की दिशा व ताकत दिखाता है। तीसरा महत्वपूर्ण फैक्टर था टेरेन इल्यूजन। रनवे 11 का शुरुआती हिस्सा एक टेबल टॉप स्ट्रक्चर पर बना हुआ है, यानी कि रनवे का लेवल जमीन से ऊंचा है। ऐसी जगहों पर एक ऑप्टिकल इल्यूजन पैदा होता है जिसमें पायलट्स को लगता है कि एयरक्राफ्ट सही ग्लाइड पाथ पर है। फाइनल अप्रोच के दौरान पायलट्स को रनवे बहुत देर से दिखाई दिया था और उस समय एयरक्राफ्ट जमीन के इतना करीब आ चुका था कि कुछ भी एक्शन लेने का समय नहीं था। इसके अलावा AAIB की प्रिलिमिनरी रिपोर्ट में किसी भी मैकेनिकल फेलियर या एयरक्राफ्ट मैल फंक्शन का कोई सबूत नहीं मिला। एयरक्राफ्ट पूरी तरह से उड़ने के लायक था और पायलट्स भी मेडिकली फिट थे। इसका मतलब साफ था, यह हादसा किसी टेक्निकल खराबी की वजह से नहीं हुआ था। असल वजह थी कम विजिबिलिटी में लैंडिंग अटेम्प्ट करने का फैसला और एयरपोर्ट पर मॉडर्न अप्रोच गाइडेंस सिस्टम का ना होना। इसीलिए AAIB ने DGCA को सलाह दी, ऐसे एयरपोर्ट्स पर बेसिक इक्विपमेंट्स, बेहतर रनवे मार्किंग्स और सेफ्टी इंफ्रास्ट्रक्चर्स उपलब्ध कराए जाएं। बाकी अगर आप जानना चाहते हैं कि कैसे एक प्लेन उड़ान भरने से पहले ही रनवे पर रखे कंस्ट्रक्शन के सामान से टकरा गया, तो आप आई बटन पर क्लिक करके उस वीडियो को भी देख सकते हैं।